तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे दी मुकेश खन्ना शो को और मिलाते हैं किसी एक और कलाकार को आपसे। मैंने जब शुरुआत की थी इस शो के, आप जानते हैं कि मैंने महाभारत के कलाकारों को, योद्धाओं को आपसे मिलाने का वादा किया था, जो इस शो में आकर भी अपने अपने संस्मरण सुनाएंगे। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा कि मैंने एक किरदार को बुलाया जो महाभारत में भी थे गुरु द्रोण के रोल में और शक्तिमान में थे तमराज किल्विश के रूप में। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे दो रूप हैं, एक महाभारत के भीष्म पितामह और एक बच्चों के शक्तिमान। तो मैं आप लोगों को बीच बीच में इस शो में शक्तिमान के भी योद्धाओं को, शक्तिमान के भी कलाकारों को बुलाता रहूंगा। तो आज मैं आपको शक्तिमान के एक और कलाकार से मिलाने जा रहा हूँ। ये वो कलाकार हैं जो निजी जिंदगी में भी बहुत सादगी में रहते हैं और बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, अच्छे कलाकार हैं, कमाल की एक्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो मालूम ही नहीं पड़ता कि एक्टिंग कर रहे हैं, ये उनमें से एक है। और अगर मैं इनके बारे में और आपको अगर मैं टिप दूं तो इनके पावर का लोहा सभी लोग मान गए हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया, मिस्टर पावर। तो मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं ललित परिमो को, जिसको शक्तिमान में किल्विश के बाद अगर किसी विलन को पसंद किया था तो वो यही शख्स थे, ललित परिमो जी, डॉक्टर जैकॉल, शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं। तो हाजिर किया जाए श्री ललित परिमो जी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत इंतजार था आपका। आइए बैठिए, पब्लिक को भी था और मुझे भी था, बैठिए। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते मुकेश जी। मुझे किसी ने कहा था कि नमस्कार नहीं बोलते, नमस्ते बोलते हैं। मुझे पहली बार मालूम पड़ा, हम तो नमस्कार सुनते आ रहे हैं ना रेडियो पर भी। ये तो किसी ने मुझे कहा था, जो जानते हैं सब संस्कृत में, कि नमस्कार का मतलब होता है कि थोड़ा डेरिवेटरी है कि तुम मुझे नमस्कार करो, और नमस्ते बोलता कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपको नमस्ते करता हूँ। तो आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता हूँ। सो नमस्ते इज बेटर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। आई वाज मिसिंग यू अ लॉट। मतलब हमारे शक्तिमान में भी अभी तक तुम मंडरा रहे हो, अभी तक तुम भी अपने स्पेस शिप लेकर घूमते रहते हो और अभी तक पकड़ में नहीं आए, आते हो तो गायब हो जाते हो। सो टेल मी, क्या दिन थे वो शक्तिमान? Definitely memorable days, definitely a show which is a very important show of my life and your life and so many other people's lives. Even audiences' life. Even audiences. Yeah, we can say that enjoyed it. India has got the first superhero and super TV show of this kind. Correct. And और अभी भी लोग याद करते हैं, खासकर जो आज 25-30 वर्ष के हो गए हैं, वो अभी भी धन्यवाद देते हैं। बच्चे कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारा बचपना सुंदर बनाने के लिए आपको बहुत बहुत। मेरे को भी काफी मिलते हैं, you made my childhood। तो एक्चुअली मैं अपनी तरफ से ये कहूँ कि मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि शक्तिमान इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने शक्तिमान की इम्पोर्टेंस शायद शक्तिमान सीरियल के बंद होने के बाद महसूस किया। नहीं महसूस हुआ था, उतना नहीं महसूस। अरे यार, उसके बाद महसूस। देखो 7 साल से 97 to I think 2005 तक खींचा हमने, कुछ 350 एपिसोड बनाए, और वो भी वीकली, नॉट दैट वन एवरी डे। तो मुझे तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, स्कूलों के फंक्शनों से बुलावा आना, और ड्यूरिंग महाभारत मुझे बड़े बड़े लोग बुलाते थे। अभी शक्तिमान के बाद मेरा सेकंड इमेज तो स्कूलों से चीफ गेस्ट प्लीज को तो बहुत अटेंड किया। मतलब इट वाज लाइक मेरे बोलने से मेरे को एक बच्चे लेडी कहती है, सर हम आपके बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा बहन जी बताइए क्या बात? नहीं बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा क्या? बोला मेरा बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू। बोला वो दूध नहीं पीते थे, मारते थे, दूध नहीं पीता था। अभी 3 बार हंस के दूध पीता का, शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बने। So I realized the importance of Shaktiman character
I mean, it was not just like a, I mean, you can say Spider-Man, Superman, और आज को जो कृष्ण just been tissue में, he became a super teacher also. Definitely. You know, and then we had that section called हाँ बच्चों के लिए जो था, उसने शक्तिमान बनाया, मैं तो ये ओपनली कहता हूँ। नहीं उस तरह से वो सीरियल बहुत अच्छा था, और जो एक अच्छे प्रोग्राम में होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन होना चाहिए, वो उसमें तो था, जो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड तो था ही, संदेश लगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ भी बनाइए, संदेश होना चाहिए, और हम लोग नहीं, तभी वो इंस्पायरिंग रहता है। तो इसीलिए वेल इट वाज अ शूटिंग के बारे में मैं ये बात शेयर करता था, कई इंटरव्यू में मैंने बोला कि हमको पता भी नहीं चलता था कि शक्तिमान की शूटिंग इतनी सहज तरीके से कैसे होती थी, अच्छी तरह से फैमिली की तरह। हाँ फैमिली, और एक तो उसके इमीडिएट बाद ही हमने डेली सोप करना शुरू किया, तो डेली सोप के जो प्रेशर्स किए वो जबरदस्त थे, और शक्तिमान के शूट में कोई प्रेशर नहीं था, आप आराम से 9, 9:30, 10 बजे भी आते हैं, पहला शॉट होते होते 11 बजता था, फिर आराम से शूटिंग होती थी, because it was a weekly show also. Weekly. This is I think one of the main reasons, and then you know we had a bank में रखे हुए, और फिर हर हफ्ते आना। आजकल you know it's, can you imagine महाभारत converted into daily show? आप महाभारत को वैसे ही बना सकते हैं जो बी आर चोपड़ा ने बनाया। राइट। आप महाभारत को अगर आप डेली सोप की तरह बनाओगे, सास भी कभी बहू की तरह एवरी डे करना है, तो आपकी तो कॉम्प्रोमाइजेस आ जाएंगे, टेंशन हो जाएगा। 30 दिन में आप 35 दिन का काम करते हो, आर्टिस्ट भी पड़े रहते हैं 20 दिन, आप तो गुजर चुके हैं उससे, मैं कम गुजरा हूँ, मैंने डेली सोप आपने बचाया, मैंने बहुत बचाया, गिने चुने हमें रुपए पैसे के चक्कर में, आई नो ऐसी बात नहीं, हमें रुपए पैसे चाहिए होते, बट क्या होता है कि ललित क्या है कि प्रायोरिटी मैं हमेशा मानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है। अगर मैं अपनी करियर की बात करूँ, मैंने हाँ से ज्यादा ना बोला है, और ये शायद मैंने यूसुफ भाई से सीखा है। मतलब हमारे यहाँ पर तो कहते हैं कि यूसुफ भाई 2-3 साल में एक फिल्म करो। हाँ, जिंदगी में 60-65 और हर फिल्म को उनका अवार्ड मिला। मेरा ये नहीं दिमाग में था, पर मेरा ये था कि शायद मैं क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे पिक्चर में। सुभाष घई तक को मैंने पूछा, सर यूसुफ भाई भी है, राजकुमार भी है, मुकेश खन्ना क्या करेगा? और मैं दाढ़ी लगा के गया था महाभारत के गेटअप में, क्योंकि इट वाज कॉल्ड फ्रॉम द वॉर सीन ऑफ महाभारत, मिलो मुझे रात को जाना है लंदन, है आफ्टर का कॉल, तो दिलीप कुमार का लड़का बनना। तो मैं थोड़ा सा ओवर चूजिंग हूँ, इसीलिए मैंने जब तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ेगी, पर तो पैसा सेकेंडरी आता है, मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे सर पर छत थी, हो सकता है मैं कभी किसी को अपनी परिस्थिति बनाती है, मैंने कभी भी ये नहीं किया। मैंने सुभाष घई साहब ने भी मुझे बुलाया, चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया, अनिल शर्मा ने मुझे बुलाया। खाली ये कोई भाव मारने की बात नहीं है कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, बट मैंने ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ कि मैं सेक्रेटरी को डांटता था, ये क्या है केसी बोकाडिया, मुझे फोन आता था, मुकेश जी आइए आप एक और फिल्म कर रहे हैं केसी बोकाडिया की। मैंने कहा शक्ति जी मैंने स्टोरी नहीं सुनी है। बोला मैं की करा मुकेश जी, मैंने कह दे मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, आप मुझे करना है, मुकेश जी को बोलिए करिए, नहीं तो फिर मैं खुद करने लग जाऊंगा, आप करिए। So you know I used to get angry. स्टोरी तो as you said rightly, रुपए पैसे is the biggest reason for everybody after Mahabharat. Do what they do not want to do. Exactly. You know after Mahabharat मेरे को कई लोगों ने इंटरव्यू में कहा है, सर किसी की बुराई नहीं करना चाहता मैं, लेकिन सर महाभारत में 100 आर्टिस्ट हैं, आप नजर आते हैं, बाकी लोग नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा ये नहीं कि मैं ग्रेट हूँ या मैंने ग्रेट काम कर दिया है, बट ऑफ कोर्स मैंने फिर शक्तिमान एक नया इमेज किया। उन लोगों ने जो मिला ले लिया। मैंने 25 फिल्म मना करके महाभारत के बाद सौदागर, सौगंध और तहलका 3 फिल्में की बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर। दैट्स व्हाई आई कुड गो अहेड। इन्होंने कहा जो मिला, अगेन यू सेड पैसे की बात होती है, घर चलाना होता है, तो इन्होंने फिर यू नो some even the heroes started doing henchman's roles. So that's why they got slightly overexposed to the extent that वो image अब मेरे फिर भीष्म पे काम फिर बोलते शक्तिमान, तो ये एक रीजन होता है। अब मुझे बताओ ललित, तुम हम शायद शक्तिमान के पहले नहीं जानते थे, जानते थे? हम वो विराट सीरियल कर रहे थे ना। अरे देखो विराट was after महाभारत। हाँ और was it during महाभारत? नहीं, before शक्तिमान। Before Shaktiman, yes, you're right, because there was. We met in Virat. So correct. तो ये दीपक बारी directed, जिसे and you suggested my name to अपने दिनकर जानी through Virat only.
ओके ओके तो मेरा भी तब सेक्रेटरी हुआ करता था, उन्होंने भी दिनकर जानी से बात की। ओके ओके हमने तो अच्छा वो बड़ी सीरियल दीपक बारी में बनी थी। और तो मेरे दोस्त बने थे वहां से, वहां से मैंने अच्छा एक्टर, मैंने कहा ये अच्छा एक्टर है बहुत, इसको लीजिए। तो इस तरह से हमने शक्तिमान की। यस, बट आप मुझे बताओ कि इवन बिफोर एज यू सेड हमने काम किया दीपक बारी के वहाँ, तो उसके पहले तुम करते क्या थे? वर यू स्ट्रगलिंग और वर यू स्टेज एक्टर एनएसडी से थे या कैसी? हाँ जस्ट ब्रीफ इन 2 minutes बताइए। उससे पहले I must tell you, you are one of the very very finest actors in my show. I'll come to that point again. तो हाँ, तुम्हारे को मैं ऐसे recommend नहीं किया जाने को, because देखो एक इरफान for example worked with me in Great Maratha, struggling roles, but संजय खान बोलते भाई अच्छा शॉट दिया इसने, मैंने कहा ये अच्छा एक्टर लग रहा है इसको, बात ऐसी आती है। So you must have that, you must be having training behind you. What was that? I am a trained actor from stage, not exactly from NSD, not any official, but people from NSDP only. I mean, I was in Delhi for some time. मैं वैसे कश्मीर से हूँ, originally कश्मीरी पंडित। अरे क्या हुआ? But I left में वो भागा हुआ नहीं। मोदी जी से शिकायत होनी चाहिए अभी तक वापस कर देंगे। वो मैं राजनीति समझता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपना +2 करने के बाद मेरे मन में थिएटर की ट्रेनिंग। कितनी पढ़ाई की? मैं वैसे ग्रेजुएट हूँ, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके। तो दिल्ली गया, तो दिल्ली में कॉलेज के टाइम से मैंने थिएटर करना शुरू किया और 1 साल के अंदर ही मैं प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया, दिल्ली के एनएसडी के लोगों के साथ। तो शुरू के 4-5 साल मैं दिल्ली में ही थिएटर करता रहा। हाँ, और नियरली शुरू के दिनों में ही 20 से 25 नाटक, और मेरा अच्छा एक्सपोजर हुआ इंडियन थिएटर, वेस्टर्न थिएटर, अमेरिकन थिएटर। तो ये चूंकि हम भी वैसे फिल्मों से प्रभावित होकर थिएटर में आए, लेकिन जब थिएटर की दुनिया देखी तो ये समझ में आया कि ये एक्टिंग की दुनिया और ये कला की दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, कितना, और लाइव ऑडियंस मिलती है आपको, लाइव ऑडियंस मिलती है जो और सीखने को तो एंडलेस है, और एक जन्म भी कम पड़ेगा। एक जन्म कम। तब तो you were one of the committed actor of the stage. हाँ, स्टेज। जैसे मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब बोला नीचे, पर कई ऐसे लोगों को मैं से काम भी कर चुका हूँ। हालांकि I am also from stage. मैंने 3 साल इंटर कॉलेज GET किया, बस दैट्स ऑल, उसमें प्राइज भी नहीं है। बट मैंने देखा लोगों को स्टेज चढ़ते तो ऐसे स्टेज को टच करते, वैसे टच करते, और उनको ऐसा पूछते। तो वो श्रद्धा, you are committed to stage, जैसे नसीरुद्दीन शाह is committed to stage। जी। वो मैं आज भी अब स्टूडेंट्स के साथ प्ले करता हूं। So you are one of those people just committed to things. Okay, so you तो दिल्ली में ही उसके बाद जब प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का ये टीवी शो शुरू हुआ, इसके बाद दिल्ली में हम लोग एक शो आया था, हम लोग एक टीवी सीरियल आया था दूरदर्शन, बहुत मशहूर। हाँ वही तो, उसके बाद ही तो ये महाभारत, बुनियाद, ये सब शो बनने शुरू हुए मुंबई से। लेकिन दिल्ली में भी कुछ नए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स इस तरह के 13 एपिसोड के शोज बना रहे थे, तो मैंने उनमें, हम लोग में नहीं था। उसके बाद जो पहला शो मेरा पुलिस फाइल से था, उसके अलावा हिमालय दर्शन, महिला आंचल एक बहुत अच्छा उपन्यास था। सो आई वाज ऑलरेडी इनटू टेलीविजन व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे इन 92 आई वाज ऑलरेडी डूइंग टीवी। So that means मैं कह सकता हूँ कि तुम दूरदर्शन की सौगात हो। हाँ। जैसे मैं भी दूरदर्शन का ही हूँ। People remember me a lot. बहुत सारी टेलीफिल्म्स की मैंने। बहुत। उस वक्त दूरदर्शन ही था। हाँ। महाभारत बना because of दूरदर्शन। शक्तिमान भी to that extent कोई चैनल नहीं आया था तब। बात धीरे-धीरे। तो इसका मतलब से यहाँ आ गया। बॉम्बे में आया 92-93 में आया मैं, तब तक यहाँ सैटेलाइट टेलीविजन भी शुरू हुआ था। जी। हाँ, 1 साल के अंदर ही मुझे यहाँ काम मिलना शुरू हुआ, because many producers and directors they were aware of my work of television, and they had seen my work, so they liked me. And मैं सोनी का एक शो किया था, उससे पहले फासले करके एक शो था, मिसाल एक शो था, विराट, और इसके जैसे 1-2 और शो थे, और एपिसोडिक शोज भी चल रहे थे। और हाथ के हाथ 97 You were quite in it. I was into it. I must tell the audience, you know, this is an actor. जो again मैं जैसे कि इरफान के बारे में बोल चुका हूँ कि इरफान जब एक्टिंग करता तो मुझे नहीं मालूम पड़ता, जैसे वो चाकू चला जाता ना मक्खन के अंदर से, मालूम ही नहीं पड़ता वो एक्टिंग करते हैं। वैसे ही ये वन ऑफ द नेचुरल एक्टर्स है। ये इनकी देखिए, मैं अगर एक्टिंग को तो मैं बहुत बड़ा इनकी तरह मैं बहुत बड़ा सीखा एक्टर नहीं हूँ, पर जितना भी मैंने अपने अनुभव से देखा है कि एक एक्टर की अगर पहचान करनी हो तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कॉमेडी करना। हम समझते हैं ट्रेजेडी करना बहुत मुश्किल है, बट ट्रेजेडी मुश्किल नहीं जितना कॉमेडी करना, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी लाइन पर रहती है कि अगर आपने इधर किया तो बफूनरी हो गई, या इधर आप कम कर दिया इफेक्ट नहीं आएगा। और उससे भी अगर मैं कोर लैंग्वेज में बताऊं, अगर जो मतलब पब्लिक की लैंग्वेज में, कि आप किसी एक्टर को बोला हंस के बताओ, तो मेरा पॉइंट समझ गए। ओके,
यहाँ पकड़ा जाता है एक्टर, बड़े से बड़ा एक्टर को अगर आप शॉट देते हो जिसमें वो हो हा करने में मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर दम कितना है, इसके डायफ्राम में कितनी पावर है। दिस इज ही इज अ वन एक्टर। जब हंसता था जेकॉल के रोल में तो लगता था कि हंस रहा है अंदर से। ये दिस इज वन ऑफ द एसेट ऑफ एन एक्टर। ये यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि इसके लिए डायलॉग बोलना या परफॉर्म करना डिफिकल्ट नहीं है। तो आई डोंट नो, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी मेथड ऑफ एक्टिंग की कई डेफिनेशन। आपने भी शक्तिमान में जो दूसरा रोल किया वो बहुत, मैंने बीच में एपिसोड देखे, जबकि मैं करता नहीं था। वेरी गुड। गंगाधर में कॉमेडी, लाइक सहज कॉमेडी, मैंने शुरू के एपिसोड तो मिस किए थे, इस बार देखे मैंने, तो दे वर वेरी गुड एंड लाइट कॉमेडी। और पूरा उत्तर प्रदेश कंट्रास्ट एग्जैक्टली। और मेरे लिए थोड़ा सा, कई बार मुझे अभी भी मैं देखता हूँ शक्तिमान तो मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है यार ये तो सारा बहुत बन के बोल रहा है, पर मुझे फिर सेटिस्फेक्शन, मुझे अपने आप को ग्रेस पॉइंट कि ये एक्टिंग कर रहा है। शक्तिमान इज एक्टिंग एज गंगाधर, ही इज नॉट अ रियल गंगाधर जो एक कैरेक्टर वो बन रहा है और लोगों को उल्लू बना रहा है। तो कहीं कहीं पर वो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर यू नो मेड अप कॉमेडी है, बट आई थिंक मेरे को वो चीज इसलिए लोगों को बहुत अच्छी लगी। और मैं जो बात कर रहा था कि शक्तिमान, देखिए मुकेश खन्ना को डायलॉग के लिए जाना जाता है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी सीरियल्स बने हैं या फिल्में बनी हैं, चाहे सौगंध हो, चाहे वो तहलका हो, चाहे महाभारत के डायलॉग्स हैं, शक्तिमान में मेरे डायलॉग्स नहीं थे। शक्तिमान के तो मैन ऑफ एक्शन था। गंगाधर ऑफ कोर्स बहुत कॉमेडी में पकौड़े बना लेते हैं हम तो, कैसे पकौड़े बनाए। बट शक्तिमान में अगर कोई डायलॉग फेमस हुआ, जैसे कि हमारी हर फिल्म में कोई ना कोई डायलॉग होता है, जैसे सौगंध में गंगा चौधरी सारंग का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है मगर झुक नहीं सकता, ये डायलॉग्स होते हैं जो बार बार मुझे स्टेज पे बोलने पड़ते हैं। लेकिन शक्तिमान में 2 डायलॉग फेमस हुए थे। एक तो इनके पहले का जो महामहिम जो तबराज के विषय अंधेरा गायब रहे, वो डायलॉग इतना फेमस हो गया था कि जैसे कि बब्बर का डायलॉग अपना ये जो हमारे शोले का कितने आदमी थे आज, और एक इनका दूसरा एक पावर। इन्होंने मुझे लगता है 50 बार पावर अलग अलग स्टाइल से बोला हुआ। आज इनका डायलॉग पावर इतना फेमस है, और ये अंधेरा कायम है। शक्तिमान का कोई डायलॉग फेमस नहीं। गंगाधर, आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यू, डायलॉग्स तुम खा गए मेरे को, एक्शन आप खा गए, एक्शन मैं खा गया, हाथ तो नहीं मिला ऐसे करते, ये बात है। तो he is after Kill Wish, the as I said in the beginning also, introducing him, he is another biggest power of Kill Wish, and he performed it so well, and it went on to that extent कि आज भी मुझे लोग बोलते हैं सर वो पावर को बुलाओ ना, सर वो ललित परिमो को बुलाओ ना, ललित परिमो को क्यों नहीं दिखाते। मैंने कहा आएगा, ललित परिमो भी आएगा। So he is very famous from Shaktiman, no doubt he must have done, जैसे Kill Wish तो एक्सेप्ट कर गया सर, द्रोणाचार्य के बाद भी आज भी मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे द्रोणाचार्य की तरह नहीं, Kill Wish की तरह। तो तुमको कोई पूछता है पावर करते हैं बिल्कुल। जबकि जहाँ तक मुझे याद है शुरू में डॉक्टर जयकॉल का कैरेक्टर ऐसा लंबा नहीं था, स्टार्ट हुआ, आई थिंक वो 2 एपिसोड या 4 एपिसोड के अंदर ही खत्म होना था। ये हमारे यहाँ आते जाते रहते, हमारे यहाँ तुमको किल विश ने बना के रखे, ले बना के दे दिया, अभी कपाला बीच में आ गया, कपाला की एलियंस बीच में, तो ऐसे ही प्लान था ना हमारे चलते, तो उसमें बार-बार तुमको लाना पड़ता था। तो तुम फेवरेट हो गए दिन पर जानी, हमारे डायरेक्टर को भी जो देखो क्या है। मैं एक बात इनके सामने कहना चाहूंगा कि शक्तिमान में आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ विलन्स आए होंगे। It could be a record kind of thing. But after every third episode एक नया कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर पहले आ गया, अगर पहले गोगा कपूर आ गया, पहले वो मेयर आ गया, मेयर के बाद में फिर कपाला आ गया, कपाला के बाद में पता लगा कि ये डॉक्टर जैकॉल आ गया, फिर एलियंस आ गए, फिर पता लगा कि त्रिपोला। तो इतने कैरेक्टर्स विलन्स मुझे नहीं लगता किसी सुपर हीरो में आए होंगे अभी तक। और दूसरी बात है गेटअप्स की। मैं इनके संदर्भ में इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो पिछले एपिसोड में सुरेंद्र पाल कह गया था कि मुकेश मेरा गेटअप करने को 2.5 घंटे लगते थे, फिर ये मुझे याद है जब हमने बनाया तो तुमने वो हुड वाला बताया था, फिर मैंने वे किया, फिर तुम सामने आए मेरे, फिर तुम ऐसे देखते रहे मेरे को, फिर बोला कि इसका नाक होना चाहिए, वो करते करते उन्होंने कहा था, पर मैं उस वक्त नहीं बोल पाया था, मुझे बोलने का मौका सुरेंद्र पाल ने नहीं दिया। ये मौका दे रहे थे, बता दो ये सारे गेटअप्स किसने बनाए थे? इसका सारा श्रेय हमारे डायरेक्टर को जाता है, दिनकर जानी। यस
क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी डिजाइनर नहीं था, चाहे वो किल्विश को स्टार्ट हो, चाहे इनका गेटअप हो, चाहे वो शक्तिमान के गेटअप में भी हम लोगों ने जो ड्रेस बनाई थी बहुत मेहनत की हम लोगों ने। क्यों ये कलर होना चाहिए, वेलोर का कलर है, ये प्योरिटी का कलर है। हमने किसी ड्रेस डिजाइनर को पकड़ा था, एक लेडी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, बट अल्टीमेटली फिर हमने अपने हिसाब से कि यहाँ पर चक्र 12 होनी चाहिए, पंखुड़ियाँ, अनाहत चक्र होता है हमारे यहाँ, अगर पंखुड़ी अगर बोला जाए हमारे चक्रों के हिसाब से। फिर उसके बाद में कपाला का गेटअप, इनका गेटअप, मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, मैंने कहा अभी आप बिकॉज देखो जैसे एज यू सेड तुमने भी नहीं देखा था, अभी मेरे को भी मौका मिला है शक्तिमान को पूरा देखना, तो मैं भी एक खत्म नहीं हो रहा है दूसरा विलन एंटर हो जाता है, ये खत्म नहीं हुआ तो पता लगा वो नवरंगी चोर एंटर हो जाता है, फिर इससे मिल जाता है। इस तरह के जितने भी गेटअप्स हैं हमारे यहाँ पर कोई डिजाइनर का नहीं था, ये दिनकर और जो हमारे राइटर है वो लोग मिल के सोचते, बिकॉज मेरे को इतना वक्त, इवन गंगाधर मैं कमेंट करना चाहूँगा, जब गंगाधर बना था तो गंगाधर का गेटअप मुझे पहना दिया। अब मैंने पहन के सूट वूट देखा तो बातों बातों में मतलब बाल ऐसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बातों बातों में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक बक टीथ लेकर, कौन एक एक्टर है जो फॉरेन इंडियन नहीं बाहर का एक्टर, हॉलीवुड एक्टर जो अंकल एक फिल्म उसकी आई थी, क्या बड़ा एक्टर है उसमें, हमने उसमें से उठा के कोई बक टीथ लगा के देखते। सो गेटअप बनते बना, बट आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू द डायरेक्टर because I had no time, I was only performing शक्तिमान गंगाधर, I was concentrating, वहाँ इन लोगों का नए विलेन लाते थे, कभी एलियंस को, दिनकर जी ने अपने थिएटर की दुनिया का पूरा अनुभव शक्तिमान में डाला, in terms of script also, in terms of these costumes and whatever drama he was building up in every episode. इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं जानता हूँ साल, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ right from the day when I was working in the INT और कॉलेज डेज, मेरे कॉलेज में भी आया करते थे। ये खुद कहता है कि मेरे पास ट्रंक भरे होते थे कॉमिक्स, ये एक फ्रीक था कॉमिक्स के ऊपर, तो ये वहां से लेकर आया था, तो इसको एक मेरे को बताता था। ये उस जमाने में मेरे को सिर्फ सुपरमैन मालूम था, ज्यादा से ज्यादा स्पाइडरमैन सुना, इसको एक कैरेक्टर, कैप्टन अमेरिका, ये वो, ये आई थिंक उसमें से काफी इंस्पिरेशन कॉमिक्स में से उसको। तो वैसे तुम्हारा है, साहिब का है, इनका कैरेक्टर अभी भी हमने शक्तिमान रोक दिया है, तो पता नहीं, लेकिन अभी भी कहते लोग वहीं से शुरू कीजिए, शक्तिमान आगे के एपिसोड बनाइए। हाँ, वैसे शक्तिमान के आगे की सीरीज बन क्यों नहीं पा रही? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मतलब मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और मैं वेट कर रहा था कि भी मैं इसकी फिल्म बनाऊं। हाँ, बीच में तो आपने बात भी की थी हमसे, अल्टीमेटली तो हो भी गई थी कि भी हम सीरियल बनाए या नहीं बनाए, और क्या मैं चक्कर नहीं मारता सैटेलाइट्स के या उसके ओरिजिनल। तो अल्टीमेटली बनते कई बार लोगों ने प्रॉमिस भी किया, मैंने कहा मैं लेकर आ रहा हूँ, एक ने तो छाप दिया शक्तिमान कमिंग सून, 1.5 करोड़ हिट हो गए, उसको साला झूठ बोल गया वो, और मुझे बोलना पड़ा, मैंने कहा ये मैंने नहीं बोला है, और उसको मैंने बुला के डांटा, बोला सर मेरा नंबर नहीं था। मैंने कहा तो कैसे बोल देते हो मेरी तरफ से तुम कि मुकेश खन्ना जी बोला। तो अल्टीमेटली शक्तिमान अभी बहुत बड़े लेवल पर फिल्म्स बन रही है। हाँ, फिल्म एक नहीं 3, एक ट्रिलॉजी नहीं, ट्रिलॉजी मैं करूंगा उसमें जरूर देखेंगे। अब वो मैं सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मालूम है कई लोग नहीं है इंटरेस्टेड, बट फिल्म इज स्टिल, क्योंकि फिल्म में आपका वेल डिफाइंड कैरेक्टर बनेगा, एक वेल डिफाइंड जर्नी होगी, चाहे वो टोटल लेंथ उसकी 25 मिनट की। आज बोल रहे हो क्योंकि तुमने मिठाई खा ली है, आगे की भी बहुत मिठाइयाँ खाई हो, तुमने पीछे भी देखा, आगे तो तुम बोलते शक्तिमान सीरियल नहीं करी, उस टाइम नहीं तुम अपने मन से सीरियल कर, तुम जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, उस टाइम का जमाना अलग था, उस जमाने में दूरदर्शन ही सब कुछ था, दूरदर्शन और एक अलग कैरेक्टर था और बड़ा लार्जर देन लाइफ, और तेरे को अलग करने को डीजी दूरदर्शन के आई थिंक डीडीजी मालाकार करके नाम था, उन्होंने अपने रूम में इतने बड़े ऐसे लिखा था, शक्तिमान इज द ओनली डीडी सीरियल अमंग्स 100 सैटेलाइट सीरियल्स। इट इज देयर। मैं तो वैसे भी, मैं कई जगह बहुत सारी कला पे बात होती है, मैं आपको मेरा एक और रूल शायद पता है कि आई हैव बीन टीचिंग अ लॉट, मैं आ रहा हूं उसको नहीं, मैं एक बात ये कहता हूं, मैं शक्तिमान का एग्जांपल ऐसे देता हूं, because taking the journey of art of last 2-3,000 years, because I studied a lot, so Shaktiman is one of the ideal drama. Why? Because it talks about light, it talks about positivity. It is as good as a mythology. It's a mythology, it's a myth. शक्तिमान वो शक्तिमान की myth है और किसी सुपर हीरोज की myth नहीं है। हाँ, mythology का जो aim होता है ना कि ऐसे larger than life character को लेके
लेकिन उसके अंदर फिलॉसफी के सारे तत्व रखते हुए सच और झूठ की लड़ाई उन्होंने महाभारत काल से शुरू किया है, 6000 साल पुरानी जी जी, बस वैसा ही है। जो मॉडर्न महाभारत मॉडर्न रामायण का ही फॉर्म है। और आने वाले और इसमें जो गैजेट्स यूज हुए हैं वो मॉडर्न है, साइंटिफिक है। आपको विलन साइंटिफिक है, वो बकासुर और विकासुर नहीं है, वो गैजेट्स के साथ खेलता है, ब्रह्मांड में घूमता है और सब कुछ कर सकता है। मुझे किसी ने कहा था सर आप सर उसी ने कोविड-19 लाया है, कोविड-19 हम बोल सकते हैं कीटाणु मैन को मारा है, उसने कीटाणु मैन को मारा है। तो इट इज अ माइथोलॉजी। और मुझे कई लोगों ने कहा था सर शक्तिमान सर अभी एवेंजर्स आ गए हैं, सर शक्तिमान की पावर्स बढ़ाओ। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा शक्तिमान से बड़ा कोई नहीं है जिसके पास पावर्स है, ये कुछ भी कर सकता है। बट वो कुछ भी कर सकता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं शक्तिमान के ऊपर आज भी 1000 एपिसोड और बना सकता हूं। बट यस, मेरा तो सपना था कि शक्तिमान फिल्म रावण और कृष्ण के पहले आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का पहला सुपर हीरो। लेकिन मेरे पास उनके पास 150 करोड़ थे, मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे पास नहीं थे, उन्होंने बनाई। लेकिन मंडे तक के बाद में कोई नहीं पूछा उनको। शक्तिमान आज भी उतना आइकॉनिक है जितना 97 में था। तो इसीलिए अब मुझे जो मिली है, बिकॉज मैं भी जिम्मेदारी में भरा पड़ा हूँ, सबको बोलता हूँ मैं ला रहा हूँ। आज भी जैसे एज यू सेड कि 30 साल के हो गए हैं, जो उस जमाने के थे उनके बच्चे भी हो गए हैं, आज भी वो एक पूरी जनरेशन शक्तिमान के साथ बढ़ी हुई है। तो बोलते शक्तिमान लाओ ना, शक्तिमान फिर से करो ना, शक्तिमान करना, तो फिर फिल्म तो बन रही है। बट बाकी अगर आप मैं एक और चीज मैं जोड़ना चाहूँगा जिसका भी जिक्र करते करते रह गए थे। मेरा इनके साथ एक और जगह पे इनकाउंटर हुआ है जिसका नाम है एक्टिंग सिखाना। मैंने एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें बहुत कम लोगों ने सोचा होगा उसके ऊपर, कि हमारे यहाँ शक्तिमान टीचिंग करने के लिए लोग दुनिया से, पूरे इंडिया से लोग मुंबई में आते हैं, भरे पड़े हैं मशरूम की तरह यहाँ पर एक्टिंग स्कूल्स भरे पड़े हैं। मैंने जयपुर में स्टार्ट किया था एक ज़माने में कि आपके ही टाउन में आकर हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे, रादर देन लोग भाग के आते हैं, डरते रहते हैं, हम कहाँ रहेंगे। तो वो कंसेप्ट हिट हुआ था। तो उसके बीच में मैंने शुरुआत तो रोशन तनैया से साथ किया था, उनको मैं लेके गया था, उनकी फैकल्टी होती थी। बाद में मैंने जब उनको समहाउ हमको महंगा पड़ रहे थे वो डेफिनेटली उनकी, तो फिर हमने और मेरी नज़र घुमाई तो मालूम पड़ा कि ये बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के और ये एक्टिंग सिखाना उस जमाने में। पकड़ो उसको। तो मैंने कहा ललित को बुलाओ, तो मैंने ललित को बुलाया। तो ही शोड इंटरेस्ट, ही सेड आई हैव बीन टीचिंग। और तुम कहाँ से तुमको एक्टिंग और तुम मेरे ख्याल से कुछ एक्टिंग मैंने भी ये वर्कशॉप टाइप करते थे। वर्कशॉप से ही शुरू किया और मेरे अंदर इरादा, एक नोबल इरादा ही था जो अभी आपने बोला ना कि बॉम्बे में क्योंकि मैं शूटिंग के दौरान नए उभरते कलाकारों से मिलता था और सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि वो लूट लिए गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपया 3 महीने में खर्च करते हैं और एक्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं, इवन एक सीन अच्छे से नहीं किया होता 3 महीने में, सिर्फ बातें होती है और फिल्में दिखाई जाती है और फिल्मी ख्वाब दिखाए जाते हैं और मिलता भी नहीं काम, और मिलता भी नहीं कुछ और आता भी नहीं उनको। और वैसे भी 3 महीने में क्या सीख सकते हैं? 3 महीने वैसे भी फास्ट फूड नहीं हो सकता। हाँ, हम तो 2 साल इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो मैंने भी इसी इरादे से वर्कशॉप से शुरू किया था कि टू हेल्प एंड गाइड द मिसगाइडेड यूथ who want to become actors, because दूसरी फील्ड में देखें ना, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर या पोएट्री राइटिंग में एवरीबडी स्पेंड्स टाइम, सब टाइम देते हैं 3 साल 5 साल। क्लासिकल म्यूजिक और डांस में तो 5-5 साल मिनिमम कोर्स है, लेकिन एक्टिंग में ही फास्ट फूड की तरह बॉम्बे में मैंने इस बारे में रोशन जी से भी बात की थी। मैंने कहा सर हम 2 साल के लिए करते थे, आज आप ये 3 महीना तो बहुत कम है, 6 महीना। तो उनके मुंह से निकला था, मतलब मुकेश यहाँ किसी के पास वक्त है, किसी के पास सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए। इसीलिए ये स्टार्ट करने वाले वही थे, 6 महीने की क्लास करके यहाँ पर आके उन्होंने खोला। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बच्चे को भी अपना इकोनॉमिक्स और हम तो पूना में जाके 2 साल रहे भी, हमने खाया पिया, पिक्चरें देखी। आज कौन करता है? आज आप 3 महीने में, और वो आई थिंक कसूरवारी में आज के लड़के उनको फिक्शन मिलेगी ना, बताओ कैसे करूँगा, हम एक्टर बन जाएंगे ना। और यही काम लगता है कि बड़ा आसान है, बहुत आसान है, सबसे डिफिकल्ट। तो तुमने कुछ आर्टिस्टिक तुम्हारा कुछ, हाँ मैंने नाम में तुमने कुछ अभिनय योग अभी भी है। तो अभिनय और योग को मिक्स करना है या अभिनय का योग? अभिनय को ही योग की तरह यूज करना। मैं चूंकि योग के रास्ते में काफी चला हूँ पिछले 15-20 सालों में, तो मैंने ये रियलाइज किया कि योग की जो ट्रेनिंग है या स्पिरिचुअलिटी की जो ट्रेनिंग है ना, जिसमें अल्टीमेटली आप ध्यान जैसी चीजें सीखते हैं, तो जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति बन जाते हैं ना,
तो ही आपको कुछ हायर पावर्स हेल्प करती हैं। ये बेसिक बात है। तो एक्टिंग का जो काम है और एक्टर का जो काम है, चाहे वो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भाग रहा हो, वो जब एक्टिंग कर रहा होता है ना, वो अपने आप में एक किस्म का योगी होता है। डेफिनेटली, बिकॉज़ वो माइंड से ध्यान है, कंसंट्रेशन। आप जरा सा भटके तो आपकी आप डायलॉग भूल जाओगे, आप काम ही मूवमेंट भूल जाओगे, लाइट लेना भूल जाओगे, कोई एक्टर का क्यों भूल जाओगे। So कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी, इट इज अ योगिक क्रिया। सो आई ट्राइड कि एवरीबॉडी शुड लर्न बिट ऑफ एक्टिंग टू लर्न कंसंट्रेशन, बिकॉज़ आम जीवन में भी आम लोग इतने परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी से भरे हुए हैं, तो उनकी एंजाइटी और उनकी स्ट्रेस को भी हम रिलीज कर सकते हैं अभिनय की क्रियाओं से। तो मैंने ऐसे मोनोलॉग्स बनाए हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव मोनोलॉग्स हैं, और आपके अंदर के जैसे एंगर है तो एंगर का नेगेटिव मोनोलॉग है, एक पॉजिटिव मोनोलॉग है, ग्रीड है उसका मतलब रियल लाइफ में भी फायदा हो, स्टेज और फिल्म में जरूरी नहीं है, आपकी जिंदगी में फायदा। जी जी, आपकी जिंदगी में फायदा होगा। तो इस तरह का सिस्टम अभिनव योग, अभिनय योग कितना चला वो चली ना, दाढ़ी वाड़ी रखी थी दाढ़ी कहाँ चली गई? दाढ़ी जितनी नहीं चली दाढ़ी क्योंकि रोजी रोटी के लिए फिर एक्टिंग करनी पड़ी। अच्छा, फिर तुमको फिल्मों में आओ तो फंस जाते हो, एक ही करते फिर तुमने निकाल दी। तो मैंने निकाल दी, क्योंकि पैसे भी कम हो गए थे, मेरे सारी सेविंग्स में। एक ऑफिस लेके फंक्शन किया यहाँ पे महाड़ा में, एक ऑफिस लेके किया था, 2-3 साल स्टाफ लेके चलाया, मैनेजर ये वो लेके काम किया मैंने, बट I was not very successful so far as money is concerned, but I'm still doing it. Even in online period, I yes, even online एक नई चीज इन्होंने मुझे फोन की, मुकेश हम ऑनलाइन, एक ये है और एक पुनीत सर दुर्योधन, वो भी ऑनलाइन एक्टिंग स्टार्ट करना चाहता है और कर भी चुके हैं। तो इनका मुझे फोन आया कि थोड़ा सा मुझे मेरे लिए, मैंने कहा व्हाई नॉट यार, मैंने रिकॉर्ड करके दिया। उसका क्या है चल रहा है ऑनलाइन में, अभी हर चीज ऑनलाइन में होती है, तो एक्टिंग ऑनलाइन होती है। तो मैंने ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में उसी ग्रुप के साथ, जिसके लिए आपने अपना एक प्रोमो वीडियो भेजा था, RNG, we did 3 plays in 6 months। तुगलक, आधे अधूरे, आषाढ़ के, कैन यू इमेजिन? जो वही जितने एक्टर्स जिन्होंने क्लासेस में सब मिलकर 3 प्ले किया। 3 प्ले किया। मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन भी है, और मैंने वो रिकॉर्डेड वर्जन भी चलाया थ्रू बुक माय शो। अब ये है कि नाउ यू कैन एनी टाइम यूज इट एंड थ्रो इट ऑनलाइन, एंड इफ यू कैन ब्रिंग पीपल watch it, they can pay। तो कभी कोरोना के बाद तो फिर people आ ही जाएंगे सब। So that way you went ahead with the times, because online culture शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि एक्टिंग सिखानी नेचुरली, मतलब तुम्हारे जैसा एक्टर एक्टिंग सिखा सकता है इंसान को। बट अगेन मैं यही मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि एक्टिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कलाकार जो होता है वो अंदर से पैदा होता है, अंदर से एक कीड़ा होता है, एक फूल होता है, एक बीज होता है, और उसको हवा पानी और वो चाहिए। कैसे आप एक्टिंग किसको बोलते हैं? एक्टिंग उसको बोलते हैं कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिंग। सही बात है। जब मोमेंट अगर एक आदमी कोई, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आदमी कोई जोक सुना रहा हो, रियल लाइफ में देखो इतने बड़े शातिर होते, सिकंदर जोक में हा हा करते करते उनको सडनली बोलो ये कितना अच्छा जोक यार, एक मिनट जरा फिर से तो करके पकड़े, वो थोड़ा सा शर्मा वो आदमी अब देखो उसकी नेचुरलिटी खत्म। सो कैमरा डिस्टर्ब करता है इंसान, और कैमरे को जो इंसान भूल जाए वो एक्टर होता है। और हमारे लिए चाहे वो छोटा कैमरा, बड़ा कैमरा, 70mm कैमरा, फर्क नहीं पड़ता, एक्टर होता है। जी जी। तो ये चंद एक्टरों में से है जो मैंने देखा कि बहुत ही, इनको कॉमेडी दे दो, इनको सीरियस रोल दे दो, और इनको जेकॉल दे दो, और आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द वेरी फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ शक्तिमान। इट इज लाइक किलविश हो गया, डॉक्टर जेकॉल हो गया, इवन कपाला वेंट अप टू दैट एक्सटेंट। सो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो जिन्होंने अच्छा काम किया, ऑफ कोर्स नेचुरली और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ने सबने सहयोग किया। अब आगे तुम देखो, मैं बता दूं, आई मस्ट कन्फेस कि ये शो मैंने क्यों शुरू किया था। क्या लगता है आपको आजकल के शोज, आजकल के टीवी रियलिटी शोज स्पेशली, मतलब मैं तो सास भी कभी बहू के खिलाफ बहुत बोल चुका हूँ, क्योंकि वो बिंदिया होती है, 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, वो भी विवश खड़ा रहता है, और झुमके तीखे विके शीके, और इट इज दैट काइंड ऑफ शोज एवरीबडी। एक अगर बालिका वधू 30 बालिका वधू मुझे नहीं पसंद आता। मैंने प्यार का दर्द मीठा मीठा मैंने किया, वो भी इसलिए किया कि मैं वो विवश मर्द नहीं रहूं, पुरुषोत्तम दीवान है जिसका एम्पायर है। तो तुमने बहुत सारे सीरियल्स किए होंगे मार, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है आजकल की हम जो बनाते थे दूरदर्शन में, आज सिर्फ ये मत कहो कि वो डेली थे और अब वो वीकली थे इसीलिए बेटर थे, ऐसा नहीं। आज नहीं, ऐसा कंटेंट
Content हम लोग ही definitely, दुनिया, हाँ। तमस, जी, महाभारत, दूरदर्शन shows रामायण, होते हैं। आप जो पकड़ो उस जमाने में कंटेंट। आज क्या कंटेंट? आज तो सिर्फ यही है कि देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई, धड़धड़, औरतों को लेके बताना, डिफरेंट विश बनाना, जो हमारे देश में नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि ऐसी औरतें अगर हमारे देश में हो तो ऊपर वाला बचाए इस देश में। ये औरतें नहीं है हमारे यहाँ, तो क्या एक्सपीरियंस? कुछ औरतें तो होगा, कुछ नहीं। मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा क्यों देखते हैं शो? किसने अच्छा ऐसा है कि उन औरतों का जो अचेतन मन है वो उसमें दिख रहा है। मुझे वो ये बात किसी ने कही, मैंने कहा क्यों देखते हैं इतनी वाहियात सीरियल? बोलता है हर औरत के मन में ये, हर औरत के मन में ये होता है कि दूसरे के घर में देखिए क्या हो रहा है, वो एक उनकी इच्छा रहती है, दैट मेक्स देम वॉच सास भी कभी बहू। हाँ, लेकिन अभी का ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। मतलब अभी जो से वेब सीरीज आ गई है, मैंने भी एक ओटीटी जिसको कहते हैं, मैंने अभी एक स्कैम 92 एक वेब सीरीज, बहुत इंटरनेशनली एक्लेम्ड वेब सीरीज बनी, हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी पे थी। तो आई प्लेड अ सीबीआई ऑफिसर इन दैट। 10 एपिसोड है और बहुत अच्छा बना। इस तरह के शोज भी आ रहे हैं। सर आपको लगता नहीं ओटीटी, मैंने तो एक वीडियो बना दी है ओटीटी बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म। कुछ तो जैसे ये जो शो मैंने किया जिसके लिए जीरो अश्लील, तो अच्छे भी बनते हैं। या मतलब इसकी तारीफ यही है कि इसमें ना वायलेंस है और ना सेक्स का कोई एलिमेंट है। इट इज ऑल ऑन दिस स्कैम। कितना घुस गया ओटीटी में? मैं कर रहा हूँ अभी 2-3 अभी शुरुआत ही, हाँ, मतलब तुम कर रहा हूँ पूरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं मुझे लगता है 90% लोग बिकॉज़ ऑफ नो सेंसर बोर्ड हैज बिकम यू नो आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, चाहे वो तांडव बोलो, चाहे उसके पहले की कुछ भी बोलो, ये इसका माइनस पॉइंट है। बट वेरी सून द सेंसर शुड कम। जैसे मैं नेटफ्लिक्स का भी एक शो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा शो है, रमेश सिप्पी प्रोडक्शंस एंड रॉय कपूर वो लोग बना रहे हैं। रवीना टंडन उसमें मेन कॉप है, तो वेरी गुड टीम और बहुत आराम से अच्छे से काम हो रहा है। वे पैसे भी देते हैं, मैंने सुना पैसे भी अच्छे देते हैं, पर मतलब अच्छे कंटेंट और फिल्म की तरह काम करे। अच्छा कंटेंट मतलब थ्रिलर एलिमेंट है। नहीं, जिससे ये सेंसर बोर्ड आ जाएगा ना, आई थिंक इट विल बिकम वन ऑफ द फिल्म्स काइंड ऑफ थिंग। अभी क्या एक तरह का लोगों को एक लालच है, ये कुछ नहीं बोलते हैं यार, चल बना दो, इसमें ये डाल दो, वो डाल दो, मसाला डाल दो। वो कुछ ओटीटी चैनल्स आए, जैसे अब नाम लेना ठीक नहीं है, मैं तो ले चुका हूँ, तो आज बोल चुका हूँ। कई लोग वो कभी आलू है, कभी शालू है, चालू है, वो सब ऐसे बनाते हैं। मैं तो बहुत बोल गया। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, ओटीटी बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, क्यों नहीं रोकते? इवन तांडव इज अ रिसेंट केस। मैंने अभी कल मेरी वीडियो आ रही है, कल मेरी वीडियो एक और आई, इसमें मैंने तांडव के बारे में बोला। क्यों करते हैं हम एक धर्म का मजाक? क्योंकि वो धर्म कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आप किसी और धर्म के बारे में करके सब लोग बोल रहे हैं। आज सब खड़े हो गए, हैप्पी कि कहीं ना कहीं बोलते ये डिलीट कर देंगे सीन। सर डिलीट करिए, छोड़िए, आप एक खौफ पैदा कीजिए, आप बनाइए ना। अगर आपको लगता है कि एक धर्म वाले कुछ नहीं बोलते तो चलो इनका बॉल की तरह यूज करो, स्पिन करो, वो करो। ये 4 धर्म जो हैं जिनका तुम कहते नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी नहीं लेना चाहता, बट उनके खिलाफ आप करके दिखाओ, 7 तलवारें निकल आएंगी, इसीलिए नहीं करते। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग, स्टॉप दैट। उसके लिए खौफ डालो। मुझे तो ये है कि आपकी हर फिल्म की सेंसर होनी चाहिए। जैसे मैं इतिहास की फिल्म की बात करता हूँ, जैसे मैंने पद्मावती के खिलाफ बहुत बोला था, हालांकि हमारे बोलने से पब्लिसिटी इतनी मिलती है कि वो कंट्रोवर्सी बंद हो जाती है और वो फिल्म पॉपुलर हो जाती है। पॉपुलर हो जाती है। देखिए तांडव पॉपुलर है, पॉपुलर, पर लेकिन ये भी एक शोषा है, जानबूझ के करते हैं। और मेरे को ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एक खौफ डालना पड़ेगा कि आप अगर आप सपोजिंग एक ऐतिहासिक फिल्म बनाते हो, जैसे CFSI का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, हमारे यहाँ स्टोरियां लेकर आते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, 7 आदमी बैठते हैं, राइटर टीम ओके करती है, तो उसको स्पेशली ऐतिहासिक फिल्म, क्योंकि इतिहास है, उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसको आप डेली सोप नहीं बना सकते। आप महाराणा प्रताप का माफ करना, तुमने तो किया होगा शायद कोई ना कोई रोल, झांसी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सबका बचपन दिखाते हैं। और वहां क्या होता है, झांसी की रानी का बचपन या महाराणा प्रताप का बचपन, बच्चा चल गया, मैं जहाँ सुन चुका हूँ प्रोड्यूसर, अरे बच्चा चल रहा है, इसको बड़ा मत होने दो। अब बड़ा मत होने दो, इसका मतलब कहानी कहाँ से लाओगे आप? इसका मतलब आप फिक्शन कर रहे हैं। That means you are criminalizing the mind of the people कि अच्छा वो अशोका वो था जो करीना के साथ तालाब में, अच्छा लोग खान, माफ करना ना। ऐतिहासिक फिल्म को मैंने ये सपोज किया कि भले कुछ भी हो, बाद में जब रिलीज होने पे आती है तो तलवारें चलती है, करोड़ों लोग लग गए, सेंसर ने पास कर दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? करने से ना वहां से आती है, मैं यहाँ से आता हूँ। मेरा ये कहना है कि आप ये प्रेशर मत बताओ कि आपको रिलीज करनी है,
आपको पहले जब फिल्म बन रही है उसको आप सेंसर करवाइए। ये मेरी स्पेशली ऐतिहासिक फिल्म है, क्योंकि इतिहास को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और होता ही है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पता, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं पता, भगत सिंह के बारे में नहीं पता, तो हमारे तो सिलेबस बिगड़ी हुई है। मैं सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ है, जो भी होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ओटीटी के पास एक, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है, होना चाहिए, लग रहा है तुमको विद इन अ ईयर ठीक हो जाना चाहिए। बस आई थिंक दैट इज, और कानून बन जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर यही है। हाँ, फ्यूचर यही। टीवी तो होना ही, टीवी आगे जाकर मैंने सुना ऐसे ऐसा करोगे तो टीवी बन जाएगा। हाँ, यहाँ तक मॉडर्न होने वाले कि आपने हवा में भी टीवी बना के देखो, बिल्कुल, तो लोग घर में बैठ के टीवी देखते वो खत्म हो जाए। तो देखो, आप सीएफएसआई के चेयरमैन रहे ना, मैं सीएफएसआई में, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त कुछ फिल्में आ रही थी, फिर वो आई नहीं, और अब सीएफएसआई का हाल क्या है? ललित, मेरे को मैं आपको तुमने मेरे ज़ख्मों पर नमक ऐसा छिड़क दिया है। ये मैं देखिए, आपको पता है मैंने रिजिग्नेशन दिया। हाँ, क्यों? लेकिन क्योंकि मेरे पहले जितने भी चेयरमैन बने थे, मेरे पहले 260 फिल्में बनी। बिलीव नहीं करोगे, वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर सीएफएसआई, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। कौन प्रोड्यूसर, इसके बाद 260 फिल्में, लेकिन इसमें से किसी ने नहीं देखी होती। जर्नलिस्ट मुझे पूछता, सर ये फिल्में मुझे अपने बच्चों को दिखानी कहाँ मिलती है? मैं हैरान। ये फिल्में रिलीज नहीं होती थी, ये फिल्में थिएटरों के लिए नहीं बनती थी, ये फिल्में बनती थी फेस्टिवलों के लिए। डायरेक्टर फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट कैन गो टू कांस, जो एक 8 फिल्मों के थ्रू जाते थे पहले, वो बंद हो गया प्लेटफॉर्म। इन्होंने कहा इसको पकड़ो। तो जितनी फिल्में बनती हैं, तो मैंने कहा ये बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? आप लोग इसको रिलीज नहीं करते हो। मैंने कहा स्कूल कॉलेज में, स्कूलों में दिखाते हैं, पर दिखाने का मतलब स्कूल कॉलेज में क्या होता है, बिठा देते हैं बच्चों को और देखते हैं। मैंने कहा नहीं, जब तक थिएटर में नहीं जाएगी तब तक बच्चों तक नहीं पहुंची। और बच्चों की फिल्म बच्चों तक पहुंचनी जरूरी है। मैं कुछ बहुत बोल गया उसके ऊपर। मैंने कहा कि मैंने 3-4 लोगों को इंक्लूड किया अपने स्क्रिप्ट में। आज से वो स्क्रिप्ट पास करो जो थिएटर में जाने के लायक होनी चाहिए, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर खरीदे, थोड़ा सा कमर्शियल एंगल होना चाहिए। आप सिर्फ आर्ट, मैंने कहा बच्चे आर्ट के लिए नहीं होते साहब, आर्ट फिल्म बनानी है, आपने बनाई है बहुत, श्याम बेनेगल साहब ने और बहुत ने फिल्में बनाई है। ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में बच्चे को देखनी चाहिए फिल्में, और उसको मैसेज दो सटल तरीके से, एंटरटेनमेंट। तो मैंने जब बढ़ाया, 20 फिल्में पास की मैंने, 20 से 30 फिल्में, जबकि हमारे पास बजट सिर्फ 2-2.5 फिल्म का। तो मेरे मिनिस्टर्स जब बने थे, उसमें से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर पैसे बढ़ाइए, पैसे बढ़ाइए। बोला हाँ मुकेश करते हैं। पर समा मुझे लगा कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी वाज टेकन एज अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसको। फिल्म्स डिवीजन चल रहा है, एनएफडीसी चल रहा है, ये डिपार्टमेंट भी एक तरह से क्या सरकारी बन गया। अल्टीमेटली मुझे लगा कि मैंने देखा लास्ट मंथ में, फिर मैंने मेरे जो लास्ट मिनिस्टर आई थी, जिनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, ये हमारे यहाँ से मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, और अल्टीमेटली टाइम नहीं दिया मेरे को उन्होंने। मैंने इस मीटिंग के लिए 6 महीने तक मैं भड़क गया। मैंने लंबी कहानी है, मैंने इवन पीएम साहब को भी लेटर लिखा, बच्चों के लिए पैसे नहीं तो किसके लिए पैसे आपके पास। अल्टीमेटली आई फोन 2 महीने पहले मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अभी मैंने सुना है कि एनएफडीसी में सबको उसमें मर्ज कर दिया है, एनएफडीसी को या फिल्म्स डिवीजन में मर्ज किया, पता नहीं 3-4 मर्ज को। तो बच्चों का एक ही प्लेटफॉर्म था, वो खत्म कर दिया। मुझे अच्छा नहीं, मैं तो बोलता हूँ हर प्रोड्यूसर को 5वीं फिल्म बच्चों की बनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। बच्चों को मैसेज, आप एक शक्तिमान अगर दूध पिला सकता है तो 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या नहीं कर सकती। इसीलिए शक्तिमान हम दोबारा हम डरते हैं कि बच्चों की फिल्मों में कमाई नहीं होगी। अरे हैरी पॉटर बन रहा है, वहाँ पर इतनी बड़ी आप क्यों नहीं बना सकते? सो समहाउ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन टू क्लोज चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। बननी चाहिए। और बात हम अगर ओटीटी की करें ललित, मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर एक ज़माने में, जैसे मैं इसको भी पसंद नहीं करता था कि इसको हम लोग चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को जो है हम इसके लिए डिजिटली देखें। मैं बोलता था सीईओ को, नहीं थिएटर में लगना चाहिए, बड़ी फिल्म एल्डर की फिल्म के साथ में एक आना चाहिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म। गाँव के बच्चे टिकट खरीद के अंदर जाए, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आज बच्चे ओटीटी देखेंगे। अभी मैं कहीं ना कहीं मैं अभी डिफिकल्ट फील कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था डिजिटल मीडियम मिले, लेकिन डिजिटल मीडियम इज द नेक्स्ट जनरेशन। इट हैज बिकम, आपको नहीं एक थिएटर में जाने के लिए आपको बैठे आप वैसे शक्तिमान को ओटीटी पे लाइए, प्रयास कीजिए, वो हो सकता है सर। और बच्चों के लिए कुछ करने ऑलमोस्ट बातें हो रही, नेटफ्लिक्स वगैरह से बातें चल रही तो बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर फिल्म्स आ गई ना, अगर फिल्म बन जाए तो मेरा तो सपना है शक्तिमान की 70 mm बड़ी फिल्म बननी चाहिए। सो सीरियल हैज पीछे चली गई बात को। अभी अगर फिल्म कोरोना के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए, बट समहाउ तो वैसे स्क्रिप्ट बन चुकी है, बन चुकी होगी तब की बनी है।
प्रोजेक्ट बन गया है, 3 फिल्में बनाएंगे, ट्रिलॉजी करेंगे। ट्रिलॉजी तो हमारे पास इतना कुछ एज मिथोलॉजी उसमें पूरी भरी भरी तो बनेगी, तो हमको कहानी लानी पड़ी। मैं हूं कि नहीं हूं वो भी डिसीजन लेना जरूरी है, कौन होगा वो भी डिसीजन लेना शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना के बीच में अनाउंसमेंट हमारी रह गई थी। अब जैसे ये पीरियड डाउन होगा, हम लोग अगर आते हैं तो दुनिया को पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। इसीलिए मैं अभी कमिट नहीं कर सकता मैं किसके साथ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। बट ये है कि शक्तिमान की फिल्म आएगी, जो मैं कई बार कहता हूँ कि इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है। ये लोग क्या क्या बनाते हैं, ये लोग पृथ्वी वल्लभ बनाते हैं, ये लोग आदि वो बनाते हैं। अरे शक्तिमान सोल्ड आउट राइटर, मैं आपको पूरे इंडिया में किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि सुपर हीरो, रावण बोलना पड़ता था देश का सुपर हीरो। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद है, मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि आजकल वो भी बहुत फेमस हो गए हैं, जो हमारे आर्नब गोस्वामी जी मेरे साथ तो बहुत उनका अच्छा रिलेशन था, बिकॉज मैं उनके हर डिस्कशन में आता था। कई लोग मुझे बोलते थे आर्नब अलाउड टू स्पीक, वो इतना बोलते हैं कि लोग जो तो मेरे को बोलते थे मुकेश खन्ना जी बोल रहे हैं, आप कोई नहीं बोलेगा। तो मैं मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। मैंने उनको विजयी भाव भी कहा था, बोला आप मुझे बेटा बेटा कहते हैं, अभी विजयी हुए हो मुझे बेटा बेटा। लेकिन हुआ क्या, मैं ये इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बहुत कंटेम्पररी है, इसके पीछे बहुत कुछ राजनीति है। मुझे याद है शक्तिमान, ये उस वक्त ये शायद टाइम्स नाउ में थे या नए चैनल में थे, और उस वक्त क्रिश रिलीज हुई थी। और क्रिश में किसी ने थिएटर में से इंदौर में जंप मार दिया था ऑडियंस में से। मुझे फोन आने शुरू हुए, सर आपके टाइम पे बच्चे गिरते थे, पढ़ते थे, जंप मारते थे बालकनी से, सर आज ये पता लगा क्रिश में मारा है। मैंने कहा सर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 को इंटरव्यू दिया तो इन्होंने मुझे बुलाया, सर स्टूडियो में आ सकते हैं। मैंने कहा चल, मैं घर आ रहा था, मैंने कहा आता हूँ। मैं गया ऑल द वे वहाँ पर बैठा था, तो अर्नब आई थिंक पहली बार मिले थे, अर्नब यहाँ बैठा था बीच में, एक और मैं यहाँ बैठा था। अब उन्होंने स्टार्ट की तो एक प्रोमो आता है बिगिनिंग में, जब 30 सेकंड आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता, चुप बैठना पड़ता है। तो उसमें उसने स्टार्ट किया, देश को दे रहे हैं, वी आर गिविंग फर्स्ट सुपर हीरो टू अवर कंट्री, एंड ये वो जो प्रोमो बनाते हैं। तो मेरे मुंह से अभी यहाँ तक आता, मैं निकाल देता हूँ शूट। अर्नब ने ऐसे करके मेरे को देखा, we should talk about that, we'll talk about that, we'll talk about that. So ये मेरा उसके साथ एनकाउंटर हुआ था। तो शक्तिमान वाज इंडिया का पहला सुपर हीरो, आज भी। तो आप ये कह रहे थे कि ओटीटी पे इसको लाने की कोशिश, ओटीटी पे लाने की कोशिश करने वाला था मैं, बट अभी फिल्म तो आ रही, तो फिल्म कहाँ जाएगी, फिल्म पर्दे पे जाएगी, ओटीटी पे जाएगी, वो तो बात की बात, पहले बने तो सही। सो दिस इज ललित परिमल जी जी जी, थैंक यू सो मच। जो अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि ये चकॉल होगा, क्योंकि ये बहुत ही बहरूपिया है, ये अपने गेटअप भी चेंज कर लेता है और लैब से दुनिया चलाता है पूरी। तो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों की महाभारत के आर्टिस्टों को, बिकॉज मेरी शो के स्टार्ट करने के पीछे कारण यही था कि मुझे एक शो में नहीं बुलाया गया था, वहाँ महाभारत के आर्टिस्ट गए थे, और मुझे लोगों ने कहा सर आप क्यों नहीं गए। तो मैंने अभी उल्टा किया, मैंने कहा ठीक है ये सब वहाँ पर जाके कॉमेडी में बोल सकते, तो मैं अपने एक शो शुरू करता हूँ, द मुकेश खन्ना शो, जिसमें मैंने महाभारत के संस्मरण, मैंने कहा मेरे यहाँ पर आके सुनाइए ना। तो आपको याद है मैंने 3-4 लोगों को बुला चुका हूँ, बीच में मैंने शक्तिमान भी शुरू कर दिया है। ये हमारे दूसरे गेस्ट हैं, उसके लिए किलविश को आप देख चुके हैं, और डॉक्टर जकॉल ये किलविश की तरह बहुत बड़े लेवल पर शक्तिमान को मायने रखता है, और वी आर हैप्पी टू हैव हिम हियर। और आप कुछ बोलना चाहेंगे या हम अपनी वाणी को विराम दे देते हैं? नहीं, विराम का वक्त आ गया है, हमने काफी बातें कर ली। सो नाइस। अगली बार मैं एक और योद्धा को ले आऊँगा आपके सामने, हो सकता है कि वो महाभारत से हो, क्योंकि अभी मेरे लिए एक और एरिना खुल गया, शक्तिमान खुल गया, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ का योद्धा लेकर आऊँ। लेकिन अगली बार मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, एक सरप्राइज गेस्ट मैं आपके सामने अगले मेरे जो शो होगा मुकेश खन्ना, उसमें एक सरप्राइज गेस्ट लाना चाहूँगा। आप वेट कीजिए, मैं नहीं बता सकता कि वो कौन है, वेट।